बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 5 नवंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों बिहार को लेकर के एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है कि इस बिहार देश में सबसे गरीब राज्य में फिर से शामिल हो गया है। ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि भारत में सभी राज्यों की अलग अलग पहचान है जो अपनी विरासत, संस्कृति और परंपरा के लिए जाना जाता है। यहाँ की परंपरा और बोलचाल दुनिया भर के लोगों को पसंद आता है। यहाँ मेहमानों को भगवान भी कहा जाता है। इसके अलावा बेटियों को देवी के रूप में देखा जाता है। वही बिजनेसमैन भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। ऐसे में बिहार को लेकर के एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जहां दरअसल फोर्ब्स इंडिया ने चौंकाने वाला खुलासा किया है जो बिहार और फिर केंद्र दोनों सरकारों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। विकास की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे भारत में कंगाल राज्य देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाल सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार को भारत का सबसे गरीब राज्य बताया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में गरीबी दर 51.91% है, जो कि अपने आप में सबसे बड़ा आंकड़ा है। यहाँ के युवा नौकरी करने के लिए अपने राज्य से बाहर जाते हैं और विभिन्न फैक्ट्री में काम करके अपना परिवार चलाते हैं, गुजर बसर करते हैं। इसके बावजूद भी यहाँ की स्थिति गंभीर है। जब यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा व्यवस्था, सड़कें और फिर फैक्ट्रियों की कमी गरीब राज्य होने का मुख्य कारण है। इसी वजह से बिहार राज्य में गरीबी दर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जब यहाँ पर लोग कम आमदनी में गुजारा कर लेते हैं, जब ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर है और यहाँ पर बहुत ही कम विकास देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरे स्थान पर झारखंड है और यहाँ पर 42.16% गरीबी दर है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में भी नाम बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। या यूपी के बाद बिहार में भी अब रेलवे स्टेशन का नाम बदले जाएंगे। जी हाँ, आपको बता दूं कि सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम जल्द ही अब बदलने की घोषणा की जाएगी। जी हाँ, आपको बता दूं कि केंद्र की सत्ता में एनडीए के काबिज होने के बाद देश भर के कुछ रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने का सिलसिला शुरू हुआ। यूपी में अब तक कई स्टेशनों के नाम बदले जा चुके हैं। ये वह स्टेशन है जिनके मुस्लिम नाम है, यानी कि अब मुस्लिम नाम से बिहार के बीजेपी शासित राज्य को भी चिढ़ होने लगी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में सबसे पहले मुगल सराय जंक्शन का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया था। इसके बाद इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदल करके प्रयागराज किया गया। यूपी के बाद बिहार में भी मुस्लिम शासकों के नाम वाले रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने की चर्चा लंबे समय से हो रही है। जब बिहार की सियासत में बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की चर्चा लंबे दिनों से हो रही थी। इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा ऐलान कर दिया। सम्राट चौधरी ने खुले मंच से ऐलान किया है कि आने वाले समय में सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि भागलपुर के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार ने वहां पर विकास के बहुत से काम किए हैं। जहाँ पुल, सड़क, धर्मशाला बनाया गया है। जहाँ अजगैबीनाथ धाम के नगर परिषद ने सरकार के पास ये प्रस्ताव भेजा है, जिसे बिहार सरकार भारत सरकार के रेल मंत्रालय को जल्द भेजेगी। आपको बता दो कि इसी साल जून महीने में सुल्तानगंज का नाम बदल करके अजगैबीनाथ धाम करने का प्रस्ताव नगर परिषद से पास होकर के राज्य सरकार को भेज दिया गया था। साल 2007 से ही यहाँ के मुख्य महंत, जुना अखाड़ा समिति, स्थानीय लोगों और फिर पंडा समाज की मांग थी कि अति प्राचीन अजगैबीनाथ धाम के नाम से सुल्तानगंज को जाना जाए, लेकिन अब लगता है कि बहुत जल्द इस स्टेशन का नाम बदल दिया जाएगा। दोस्तों बिहार के किसानों को अब 10-10 हजार रुपए बिहार सरकार देने वाली है। जी अगर आप भी किसान हैं और खेती बाड़ी करते हैं तो आप भी 10-10 हजार रुपए बिहार सरकार की तरफ से ले सकते हैं। दरअसल बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक हाइब्रिड सब्जी, बिशरे, ब्रोकली, कैप्सिकम, टमाटर, फूलगोभी, बंदा गोभी की खेती करने के लिए सरकार के द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। इसका लाभ लेने के लिए किसान आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार इस योजना के तहत सब्जी का बिचड़ा प्रत्येक कृषक को न्यूनतम 1000 और अधिकतम 10,000 तक सहायता अनुदान दिया जाएगा। जब बिहार के किसान न्यूनतम 0.25 एकड़ एवं अधिकतम 2.5 एकड़ तक का बीज सहायता अनुदान प्राप्त कर सकेंगे। आपको बता दूं कि बिहार में इस सब्जी की खेती के लिए सरकार ने इकाई लागत का 75% सहायता अनुदान देने का ऐलान कर दिया है। जब बिहार के किसान उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आवेदन की प्रक्रिया को आप पूरा कर सकते हैं। दरअसल इच्छुक किसान भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, राजस्व रसीद पर अनुदान ले सकते हैं। यदि आवेदक का नाम भूमि स्वामित्व राजस्व रसीद में स्पष्ट नहीं है तो फिर भूमि स्वामित्व राजस्व रसीद के साथ वंशावली लगाना अनिवार्य होगा। इसको लेकर के निर्देश दिए गए हैं।
दोस्तों दीपावली के बाद बिहार में छठ पूजा की तैयारी जोरों पर है। दीपावली से पहले साइक्लोन दाना के असर से जिले में बारिश हुई थी, लेकिन अब छठ से पहले मौसम ने एक बार फिर से अपना मिजाज बदला है। जो आपको बता दूं कि कल कई जिले में घने कोहरे की चादर बिछी रही, जिससे दृश्यता में कमी देखी गई। सुबह घने कोहरे के कारण जिले में अंधेरा छाया रहा। दिन चढ़ने के बाद उम्मीद थी कि धूप निकलेगी और फिर कोहरा कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह कोहरे की वजह से सुबह के वक्त दृश्यता 50 मीटर से भी कम रही, जो कि 10 बजे तक 100 मीटर तक ही पहुंच सकी। हालांकि इस मौसम के बदलाव का असर तापमान पर खास नहीं पड़ा। जमुई जिले का तापमान पिछले कुछ दिनों की तरह ही सामान्य रहा। जहाँ रविवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में भी तापमान में कोई भी खास बदलाव की उम्मीद नहीं है। छठ के दौरान भी अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और फिर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। धान की कटाई के बाद किसान रबी की खेती में जुट गए हैं। जहाँ कई फसलों के लिए मौसम अनुकूल बताया जा रहा है। दोस्तों बिहार के स्कूलों में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं की अब चेहरे से हाजिरी बनाई जाएगी। यानी कि जैसे कि अभी टीचर की चेहरे से हाजिरी बनाई जाती है, बायोमेट्रिक हाजिरी बनाई जाती है, अब सेम उसी तरीके से बच्चों की भी हाजिरी होगी। इसको लेकर के विभाग के द्वारा तैयारियां की जा रही है। खबर के अनुसार सरकारी विद्यालय में बच्चों के चेहरे से हाजिरी बनाने की नई तकनीक का ट्रायल सफल रहा है। जब 1 जनवरी से विद्यार्थियों के लिए हाजिरी की ये नई व्यवस्था लागू हो जाएगी, इसके बाद बच्चों की उपस्थिति का आकलन करना आसान हो जाएगा। आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जानकारी देते हुए कहा कि बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के चेहरे से हाजिरी बनाई जाएगी। हाजिरी के बाद टैब छात्र छात्राओं के चेहरे से उपस्थिति की पुष्टि करेगी। उन्होंने बताया है कि बच्चों की हाजिरी के बाद नई तकनीक से युक्त टैब उस पर काम करेगा। हाजिरी के बाद ही उस बच्चे की चेहरे की जानकारी मांगेगी। वो बता देगा कि कौन बच्चा सही में विद्यालय आया था। दरअसल शिक्षा कोष के माध्यम से ये नई तकनीक का ट्रायल सफल रहा है। दोस्तों बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी झारखंड दौरे पर हैं और फिर अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान वे बिहार में दी गई नौकरी का भी जिक्र झारखंड के चुनावी भाषण में कर रहे हैं। इस पर पाटलिपुत्र लोकसभा से 2 बार सांसद रहे बीजेपी नेता और कभी लालू प्रसाद के काफी करीबी रहे रामकृपाल यादव ने न सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि पूरे लालू परिवार पर हमला किया है और पुराने दिनों का राज भी खोला है। रामकृपाल यादव ने कहा कि ये लोग रोजगार देंगे, ये लोग तो रोजगार ले लेंगे। इनका स्लोगन है माल दो रोजगार लो, मुंह मत खुलवाइए। या हमसे कुछ भी इनका छुपा हुआ नहीं है। रामकृपाल यादव ने कहा है कि झारखंड में तेजस्वी यादव का खाता भी नहीं खुलेगा। पिछली बार ज्यादा सीट पर चुनाव लड़े थे और फिर केवल एक ही सीट पर जीत पाए थे। इस बार वह भी साफ हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के लोगों को वोट कौन देगा? ये लोग क्या है, कुछ भी है क्या? ये सब ठग वाले लोग हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव के चुनाव हारने का कारण भी बताया है और मीसा भारती पर 50 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप भी लगाया है। रामकृपाल यादव ने पाटलिपुत्र की वर्तमान सांसद और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि किसके पास पैसा है ये सभी लोग जानते हैं। ये जो गठबंधन है ये लुटेरे लोग हैं। अकेले मेरे सीट पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और पूरे बिहार में भी खर्च किए हैं, लेकिन 4 सीटों पर सिमट गए। जितना माफिया सब है वह सब हमारे पीछे लगा हुआ था। दोस्तों बिहार के पूर्णिया से एक जिस्म फरोशी का धंधा का मामला सामने आया है। यहाँ पर छपरा से भागी लड़की से पूर्णिया में जिस्म का धंधा कराती महिला दलाल पकड़ी गई है। आपको बता दें कि पूर्णिया शहर के नेवालाल चौक स्थित एक घर से पुलिस ने एक नाबालिग लड़की को रेस्क्यू किया है जो छपरा की रहने वाली है। जब पुलिस को उसने बताया है कि 15 दिन पहले अपने घर से भागी थी। मेरे साथ एक और 14 साल की लड़की थी। हम दोनों भाग करके मुजफ्फरपुर पहुंचे जहां एक दलाल के चंगुल में फंस गए। दलाल ने हम दोनों को पूर्णिया ला करके बस स्टैंड के पीछे एक दूसरी महिला दलाल को बेच दिया। मिल रही जानकारी के अनुसार दलाल दोनों नाबालिग लड़की को मारपीट करके जिस्म का धंधा करवाती थी। यह कुछ दिन दलाल के चंगुल में फंस करके दोनों लड़की जिस्म का धंधा करती रही। उसमें से एक लड़की किसी तरह से बच करके अपने घर भाग करके चली आई और अपने परिवार को आप बीती सुनाई। इसके बाद परिजनों द्वारा घटना की जानकारी छपरा पुलिस को दी गई। जो छपरा पुलिस के द्वारा घटना की जानकारी पूर्णिया एसपी कार्तिक शर्मा को दी गई। एसपी कार्तिक शर्मा के आदेश पर महिला थाना सहित अन्य पुलिस की सहयोग से नेवालाल चौक बस स्टैंड
स्टैंड के पीछे एक घर पर छापेमारी की गई, जहां से दूसरी लड़की को बरामद किया गया। यह महिला दलाल पुलिस को घर की ओर आते देख करके फरार हो गई। जब पुलिस ने बताया है कि बरामद लड़की से पूछताछ के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया है कि महिला थाना समेत अन्य थाने की पुलिस के सहयोग से नेवालाल चौक बस स्टैंड के पीछे स्थित एक किराए के घर समेत अन्य जगहों पर छापेमारी की गई, जहां से पुलिस ने किराए के मकान से एक नाबालिग लड़की का रेस्क्यू किया है, जबकि महिला दलाल पुलिस को आते देख करके फरार हो गई है। दोस्तों, बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इन 4 सीटों में से 2 पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं पर वहां भाजपा की क्या हालात है, इसकी तस्वीर सामने आ रही है। जहां भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कैंडिडेट विशाल प्रसाद के लिए प्रचार करने गए डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की जनसभा में करीब 200 लोग ही जुट पाए। इसके बावजूद भी भारी वोटों से जीत का दावा किया जा रहा है। आपको बता दूं कि तरारी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने बाहुबली पूर्व विधायक सुनील पांडे के बेटे विशाल पांडे को उम्मीदवार बनाया है। ये सीट भाकपा माले के विधायक सुदामा प्रसाद के सांसद बनने जाने के बाद खाली हुई है। जब यहां से माले ने राजू यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं पर बीजेपी ने चुनाव से पहले सुनील पांडे और फिर उनके बेटे विशाल पांडे को पार्टी में शामिल कराया और फिर विशाल को उम्मीदवार बनाया। जब बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा कल पूरे दिन तरारी में अपनी पार्टी के कैंडिडेट विशाल प्रसाद के लिए चुनाव प्रचार करने में जुटे रहे। विजय कुमार सिन्हा ने तरारी के 3 स्थानों पर सभा करके लोगों से वोट मांगा, लेकिन उनकी सभाओं का हाल देख करके एनडीए कैंडिडेट की स्थिति का अंदाजा हो गया। जहाँ उनकी सभा और फिर जन चौपाल में लोगों की बेहद कम उपस्थिति देखी गई। बिहार में नौकरी करने वाले शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में करीब 24,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। जब विभाग के द्वारा इन शिक्षकों की जांच की जा रही है, बहुत जल्द इन पर एक्शन लिया जा सकता है। खबर के अनुसार बिहार में बहाल हुए करीब 4,000 शिक्षक फर्जी मिले हैं। जाँच के दौरान 80% शिक्षकों का CTET में निर्धारित अंक से कम नंबर है और फिर ये टीचर के पद पर नौकरी कर रहे हैं, जबकि 20% शिक्षकों ने दिव्यांग जाति, निवास, खेल सहित अन्य प्रमाण पत्र फर्जी बनाए हैं। इसके अलावा सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग में भी कई शिक्षकों की मार्कशीट संदिग्ध है। इसकी जांच की जा रही है। विभाग ने साफ कर दिया है कि यदि प्रमाण पत्र के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो फिर उनको बर्खास्त करने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल सक्षमता परीक्षा पास अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के दौरान पहले चरण में ही 96 शिक्षकों की मार्कशीट फर्जी थी, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं पर बिहार में कई शिक्षकों की जाँच की जा रही है। फर्जी शिक्षकों से सरकार के द्वारा दिए गए वेतन की भी वसूली की जाएगी। दोस्तों, बिहार के रोहतास में एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां ना सिर्फ पूजा करने लोग जाते हैं बल्कि यहां पर सरकारी नौकरी भी मिलती है। इस मंदिर में सैकड़ों छात्र हर दिन विभिन्न सरकारी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं। जब रेलवे, बैंकिंग, SSC और फिर बिहार पुलिस के लिए फ्री में तैयारी कराई जाती है। सबसे खास बात यह है कि पढ़ाई कराने के लिए कोई भी शिक्षक नहीं है। सभी छात्र मिल करके एक दूसरे को पढ़ाते हैं और कोचिंग में भाग लेते हैं। जी हाँ, इस कोचिंग की इलाके में दूर दूर तक चर्चा है। वजह है यहाँ निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था। जब 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी, जब बताया जाता है कि छोटे लाल सिंह और फिर राजेश पासवान नाम के 2 युवक गांव से सासाराम नौकरी का सपना लेकर के आए, लेकिन महंगी कोचिंग फीस के कारण उनका दाखिला लेना असंभव लगा। ऐसे में उन्होंने फैसला किया है कि खुद से ही पढ़ेंगे। इस विचार के साथ उन्होंने कुराइश स्थित महावीर मंदिर के बाग में नियमित रूप से पढ़ाई करने का समय तय किया। धीरे धीरे अन्य छात्र भी इसमें रुचि लेने लगे। इस कोचिंग का नाम महावीर क्विज एंड टेस्ट सेंटर रखा गया है। आज ये सेंटर छात्रों के लिए एक प्रेरणा बन गया है। इस सेंटर से अब तक लगभग 1200 से ज्यादा छात्रों ने सरकारी नौकरी हासिल कर ली है। करीब 55 छात्र बिहार पुलिस में दारोगा के पद पर कार्यरत हैं। छोटे लाल और फिर राजेश जैसे संस्थापक सदस्यों की मेहनत और फिर उनका जुनून आज भी इस सेंटर में नए छात्रों को प्रेरित करता है। बताया जाता है कि छोटे लाल वर्तमान में छपरा के रेल चक्का कारखाना में कार्यरत हैं, जबकि राजेश भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं। इस कोचिंग में छात्रों का चयन उनके मॉक टेस्ट और फिर प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है, जिससे हर छात्र को अवसर मिलता है कि वे एक दूसरे को मार्गदर्शन दें। दोस्तों, बिहार में कट्ठा और बीघा जमीन का क्षेत्रफल मापने की पारंपरिक इकाइयां हैं, हालांकि इनका आकार अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। बिहार में 1 कट्ठा 750 वर्ग फुट से 2000 वर्ग फुट तक हो सकता है। यदि आप यहां पर जमीन खरीद रहे हैं तो फिर आप स्थानीय रजिस्टर कार्यालय से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब बिहार में जमीन की मापी के लिए कुछ सामान्य इकाइयां हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल बात यह है कि 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा होता है। वहीं पर 1 कट्ठा बराबर 20 धूर होता है। वहीं पर
एकड़ यानी कि 1 एकड़ बराबर 40 कट्ठा लगभग होता है। वहीं पर गंडा यानी कि 1 गंडा बराबर 1/10 कट्ठा होता है। वहीं पर धुर कट्ठा बीघा और फिर एकड़ में क्या अंतर है, ये भी सवाल है। तो सबसे पहले धुर की परिभाषा के बारे में अगर बात किया जाए तो धुर जमीन मापने के लिए की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से बिहार और फिर कुछ अन्य भारतीय राज्यों में भी किया जाता है। यानी कि 1 कट्ठा बराबर 20 धुर होता है। कट्ठा के बारे में अगर बात की जाए तो इसकी परिभाषा के बारे में बात किया जाए तो ये एक मध्यम आकार की भूमि माप है जो कि आमतौर पर खेती के लिए उपयोग होती है। ये भूमि की मात्रा को दर्शाने में मदद करता है और अक्सर खरीदी बिक्री या फिर पट्टे के मामले में उपयोग होता है। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार है, जो जल्द ही खत्म होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल यानी कि CSBC की ओर से लिखित परीक्षा का परिणाम कभी भी घोषित किया जा सकता है। हालांकि अभी तक विभाग की ओर से इस बारे में ऑफिशियल डेट की घोषणा नहीं की गई है। CSBC कांस्टेबल रिजल्ट वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जारी किया जाएगा। नतीजा जारी होते ही उम्मीदवार ऑनलाइन के माध्यम से अपना रिजल्ट इस वेबसाइट के माध्यम से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने सरकारी नौकरी भर्ती की पर प्रतिक्रिया दी है। साथ ही तेजस्वी यादव पर भी मंगल पांडे ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न विभागों में लगातार नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी है। स्वास्थ्य विभाग में 46,000 नए पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें औषधीय निरीक्षकों की नियुक्ति अभी 2 माह पहले ही हुई है। साथ ही 4,500 CHO की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला जा चुका है। विभाग की ओर से अन्य पदों पर नियुक्ति की अधियाचना भी भेजी जा चुकी है। मंगल पांडे ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव को सलाह दी है कि पहले वो बताएं कि महागठबंधन की सरकार में 18 माह स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में कितने पदों की नियुक्तियां के लिए विज्ञापन निकलवाया है एवं नियुक्तियां करवाई है। तेजस्वी यादव अपने 18 माह के कार्यकाल में न तो स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली को समझ पाए और न ही पदों का सृजन ही कर पाए और न ही किसी नियुक्ति के लिए कोई भी विज्ञापन निकला पाए। या केवल झूठ की खेती करना और फिर आमजनों को बरगलाना ही पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव का काम रह गए हैं। दोस्तों, लोक आस्था का महापर्व छठ को ध्यान में रखते हुए छपरा में मांस और मछली की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इसका आदेश नगर आयुक्त ने जारी कर दिया है। अपने पत्र में नगर आयुक्त ने कहा है कि धार्मिक स्थलों के पास या फिर खुले में जहां भी मांस और मछली की बिक्री हो रही है तत्क्षण उसे जब्त किया जाए और कार्रवाई की जाए। हर हाल में खुले में मांस और मछली नहीं बेचना है। विशेष करके धार्मिक स्थलों के आस पास तो इसकी बिक्री एकदम नहीं होगी। नगर निगम क्षेत्र के अब किसी भी भाग में खुले में मांस मछली की बिक्री नहीं होगी। इस पर अमल करने के लिए शनिवार को नगर आयुक्त सुनील कुमार पांडे ने आदेश जारी कर दिया है। दोस्तों, बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में आलू के पैदावार को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को आलू बीज उपलब्ध करा रही है। इसके लिए 7 जिलों के किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार में आलू की किस्म फुफड़ी चिपसोना 1 के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 7 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें औरंगाबाद, गया, पटना, नालंदा, सारण, समस्तीपुर और वैशाली जिला शामिल है। इन जिलों के किसान इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, बिहार में इस बार मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं के लिए ये काफी जरूरी खबर है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में ये तय कर लिया गया है कि छठ पूजा के बाद अब इन छात्र छात्राओं का एग्जाम लिया जाएगा। इसको लेकर के सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। इसके साथ सभी स्कूलों में लेटर भी दे दिया गया है। दरअसल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और फिर इंटर वार्षिक परीक्षा सेंटर परीक्षा का डेट जारी कर दिया है। इसके साथ ही साथ परीक्षा को लेकर के स्कूलों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। फिलहाल छठ महापर्व को लेकर के राज्य भर में 6 से लेकर के 9 नवंबर तक सभी स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन छठ पूजा के बाद स्कूल खुलते ही सेंटर परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इस बार मैट्रिक की सेंटर परीक्षा में 15 लाख और इंटर की सेंटर परीक्षा में 13 लाख विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। यह पहली दफा होगा जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति दोस्तों, बिहार में होने वाले पैक्स चुनाव को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 26 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच 5 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। इसको लेकर के राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। बिहार में पैक्स चुनाव को लेकर के 5 नए आदेश जारी किए हैं। नंबर 1, नए आदेश के मुताबिक सरकारी विद्यालय में शिक्षण कार्य में लगे शिक्षकों को पैक्स चुनाव में प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा। नंबर 2, बिहार में होने वाले पैक्स चुनाव में सहकारी समितियों के पदाधिकारियों और फिर कर्मियों की भी चुनाव
कार्य में प्रतिनियुक्त नहीं होंगे। नंबर 3, आपको बता दूं कि बिहार में होने वाले चुनाव में पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्त आदेश जिलाधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे। नंबर 4, बिहार में होने वाले इस पैक्स चुनाव में चुनाव से संबंधित सुरक्षा व्यवस्था की कमान आरक्षी अधीक्षक और वरीय आरक्षी अधीक्षक संभालेंगे। नंबर 5, पैक्स चुनाव में गर्भावस्था के अंतिम चरण में चल रही किसी महिला को अथवा साध्य कार्य करने के योग्य नहीं हो जो चुनाव में ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा। दिव्यांग जनों की भी प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी। बिहार में जल संकट लगातार गहराता जा रहा है, जब बिहार धीरे धीरे ही सही लेकिन डे 0 की ओर बढ़ रहा है। अक्टूबर नवंबर में ही नदियां सूख रही है और भूजल पाताल लोक की ओर जा रहा है। यह हाल अभी है तो फिर मई जून में क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार जलवायु परिवर्तन और फिर भूजल के लगातार दोहन के कारण लगभग 11 जिलों में भूजल से संबंधित शिकायतें अक्टूबर में ही आई है, लेकिन 7 जिलों में बोर के ड्राई होने, कम डिस्चार्ज होने अथवा बोर फेल होने की समस्याएं बढ़ी है। विभागीय सूत्रों की माने तो ऐसे इलाके में काम को पूरा करने के लिए पीएचईडी ने 2579 करोड़ की योजना बनाई गई है। जब भूजल संकट झेल रहे बिहार के 11 जिलों में लोगों को जल संकट के अस्थायी निदान करने के लिए सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है। इसके साथ ही सतही जल को शुद्ध करके उसको उपयोग करने का काम किया जाएगा। जल लोगों तक पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है। जब बिहार के सबसे कम भूजल उपलब्धता वाले जिलों में मुंगेर, बांका, भागलपुर, जमुई, कैमूर, गया, बक्सर, दरभंगा, अरवल, बिहार शरीफ और नालंदा जिला सबसे ऊपर है। इन जिलों में भूजल की स्थिरता नहीं रहने से लोगों को जल संकट से पिछले 3-4 वर्षों से सबसे अधिक जूझना पड़ता है। जब पीएचईडी की भूजल रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर पानी के कम डिस्चार्ज होने से बोरिंग, बोरवेल तक जलने की शिकायतें भी लगातार बढ़ रही है। विभाग का कहना है कि भूजल का स्तर नीचे जाने के कारण मुंगेर, बांका, भागलपुर, जमुई, कैमूर, गया, नवादा जिलों में जलापूर्ति योजनाओं के जल के स्रोत का अस्थायित्व करने की आवश्यकता पड़ी है। अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो फिर जल्द ही इन क्षेत्रों में जल संकट और बढ़ेगा। दोस्तों, बिहार के बांका में प्रेम प्रसंग का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ पर एक शादी समारोह में वीडियोग्राफी करने पहुंचे लड़के की आंखें वहां आई एक लड़की से जा टकराई। उसने लड़की से बात की, लड़की को भी वो लड़का बहुत अच्छा लगा। फोन नंबर आदान प्रदान हुआ। फिर क्या हुआ, फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। जल्द ही उनके बीच अफेयर चल पड़ा, दोनों के बीच प्यार होने लगा। दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन डर था कि कहीं परिवार वाले इस रिश्ते के लिए मना ना कर दे। लेकिन लड़की को तो इश्क का रोग ऐसा चढ़ा कि वे 10 किलोमीटर पैदल चल करके प्रेमी के घर आ पहुंची। दरअसल लड़का घर वालों के डर से उसे इग्नोर करने लगा था। जब प्रेमी के घर पहुंच करके लड़की ने उससे कहा कि मैं बस तुमसे ही शादी करूंगी। जहाँ लड़की को वहां पर देख करके प्रेमी और उसके घर वाले तो हैरान भी रह गए, लेकिन आसपास के लोग भी वहां पर आ गए। जब तभी लड़की के घर वालों को इसकी भनक लग गई। वो भी लड़के के घर जा पहुंचे। लेकिन यहाँ पर आकर के दोनों ही परिवार शादी के लिए मान गए। फिर क्या था, आनंद फानन में बाजार के सोमेश्वर नाथ मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई। अब ये शादी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। मामला शंभुगंज बाजार का है। यहाँ पर रहने वाले साजन कुमार पेशे से वीडियोग्राफर है। 2 साल पहले उसे एक शादी में वीडियोग्राफी के लिए बुलाया गया था। जब वहां पर बात थाना क्षेत्र के बरहड़ा गांव की रहने वाली शिवानी कुमारी आई हुई थी। यह दोनों को एक दूसरे को देखते ही प्यार हो गया। धीरे धीरे दोनों का प्यार इतना परवान चला कि एक साथ जीने मरने की कसमें खा ली। उसके बाद फिर क्या था, आज शादी हो गई। दोस्तों, नीतीश कुमार ने बीजेपी नेता का पैर छुआ तो छुआ, इसमें क्या हुआ? दरअसल इसमें हुआ ये कि बवाल हो गया। आपको बता दूं कि चित्रगुप्त पूजा के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर के तारीफ हुई है। इससे उत्साहित होकर के उन्होंने बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा के पैर छू लिए। दरअसल चित्रगुप्त मंदिर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहीं पर इस दौरान सीएम नीतीश कुमार और आर.के. सिन्हा मौजूद थे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने आर.के. सिन्हा के पैर छुए। आपको बता दूं कि इससे पहले सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए थे। हालांकि वे बिहार में कई बार अपने अधिकारियों के भी पैर छूने को लेकर भी चर्चा में रहे हैं, ताकि काम जल्दी हो सके। आपको बता दूं कि चित्रगुप्त पूजा के मौके पर आर.के. सिन्हा चित्रगुप्त मंदिर पहुंचे थे। सीएम नीतीश कुमार भी वहां पर थे। इस दौरान आर.के. सिन्हा अपने संबोधन में सीएम नीतीश कुमार की जम करके तारीफ कर दी। इस तारीफ से उत्साहित होकर के गदगद होकर के नीतीश कुमार जाकर के उनके पैर पकड़ लिए, पैर छू लिए। इस चीज को देख करके वहां पर लोग हक्के बक्के रह गए और कहने लगे कि मुख्यमंत्री होकर के पैर छू रहे हैं। हालांकि बहुत लोग इनकी तारीफ भी कर रहे हैं।
दोस्तों बिहार में अब गिट्टी का कारोबार बढ़ेगा। सीएम नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार सरकार बिहार में बालू के बाद गिट्टी के कारोबार में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने के लिए उन्हें लाइसेंस जारी करेगी। बालू की तरह ही गिट्टी कारोबार करने वालों के भी लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे। जब सरकार ने यह निर्णय गिट्टी कारोबार से नए लोगों को जोड़ने और सरकारी राजस्व एवं वृद्धि के इरादे से लिया है। हाल ही में सरकार ने गिट्टी का कारोबार करने वाले व्यापारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्हें होने वाली समस्याओं पर विचार विमर्श किया। इसमें व्यापारियों की ओर से नए कारोबारियों को लाइसेंस देने की मांग उठाई गई। गिट्टी का बड़ा कारोबार करने वाले कुछ व्यापारियों की ये मांग थी कि वे एक ही शहर में अपने छोटे छोटे अकाउंट खोलना चाहते हैं ताकि गिट्टी के कारोबार को और अधिक विस्तारित कर सके। इसके बाद बैठक में शामिल अधिकारियों के स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि कारोबार को विस्तार देने के लिए विभाग की ओर से नए सिरे से लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इसमें नए व्यापारियों को तो लाइसेंस दिए ही जाएंगे, साथ ही साथ पूर्व से कारोबार करने वाले व्यापारियों को भी कारोबार में विस्तार देने के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। दोस्तों बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरजेडी बीजेपी सहित सीएम नीतीश कुमार को पर बड़ा हमला बोला है। जी हां, आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान देते हुए आरजेडी बीजेपी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार में आरएसएस अब जम करके सक्रिय हो गया है और सीएम नीतीश कुमार भी इस नफरत भरे माहौल को बढ़ावा देने में कम जिम्मेदार नहीं है। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में धार्मिक तनाव और फिर नफरत फैलाने का माहौल सरकार की ओर से बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नीतीश सरकार हमेशा इन मुद्दों पर चुप्पी साधे रहती है, जैसे बिहार में अशांति और फिर सामाजिक बंटवारे का माहौल बनता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार में धार्मिक उन्माद को भड़काने की कोशिश की जा रही है और सरकार इस पर लगाम लगाने में असफल रही है। आपको बता दूं कि हाल ही में भागलपुर में हुई एक घटना का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि यहां पर एक समुदाय के युवक ने मस्जिद पर झंडा फहराया, जिससे इलाके में तनाव पैदा हुआ। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया है, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ गया है। जानकारी के मुताबिक भागलपुर पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और फिर मामला दर्ज कर लिया गया है। तेजस्वी यादव का ये बयान बिहार की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा है कि राज्य की शांति और फिर भाईचारे को बनाए रखने के लिए सरकार को तुरंत कदम उठाने की जरूरत है, वरना बिहार में हालात और बिगड़ सकते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ उनके इस बयान से राजनीतिक माहौल गरमाने की संभावना है और फिर ये मुद्दा आने वाले समय में और तुल पकड़ सकता है। दोस्तों बिहार का मौसम बदल रहा है। आमतौर पर नवंबर का महीना शुरू होते ही उत्तर भारत में ठंड की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस बार यह आगे खींचता जा रहा है। फिलहाल बिहार का मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन सुबह के समय सिरहन जरूर महसूस हो रही है। गुलाबी ठंड से मौसम सुहाना हो जाता है, या ऐसा लगता है कि सर्दी की शुरुआत हो गई है, लेकिन धूप निकलने के बाद फिर गर्मी का एहसास होता है। यह ठंड के लेट होने से कई कारण है। मौसम विज्ञान केंद्र का मानना है कि मजबूत पश्चिमी विक्षोभ का अभाव है। वैज्ञानिक एस.के. पटेल का मानना है कि ठंड तभी आएगी जब पहाड़ी क्षेत्र में बारिश और फिर बर्फबारी हो। यह पहाड़ों से चलने वाली उत्तर पश्चिमी हवा ही बिहार में ठंड लाती है। जब बिहार का अधिकतम तापमान 30 से 32 और फिर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज कुछ जिलों में बारिश की संभावना है, हालांकि अधिकांश जिलों का मौसम शुष्क बना रहेगा। यह पूर्वी और फिर पश्चिमी चंपारण में बारिश हो सकती है। कुछ जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। फिलहाल बिहार में सुबह के वक्त कोहरा छाया रहता है। विजिबिलिटी कम होने से आवागमन प्रभावित होता है। बिहार के कई जिलों में प्रदूषण का लेवल भी बढ़ गया है। दोस्तों बिहार में हाल के दिनों में आए दिन पुल गिरने की घटनाएं सामने आई है, जहां अब इससे जुड़ा हुआ मामला सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करने की असहमति व्यक्त की है, जिसमें बिहार में हाल के महीने में कई पुलों के ढह जाने के बाद उनकी सुरक्षा और फिर उनके अस्तित्व को लेकर के चिंता जताई है। यह भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और फिर न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस साल 29 जुलाई को जनहित याचिका पर बिहार सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI और अन्य संबंधित निकायों से जवाब मांगा था। याचिकाकर्ताओं के वकील ब्रजेश सिंह ने सुनवाई के लिए इस अर्जी का जिक्र किया है। वहीं पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा है कि मैं इस पर गौर करूंगा।
अगर आपके घर में भी स्मार्ट मीटर लगा है तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा कि स्मार्ट मीटर का ऐप अभी सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर बिजली कटने का डर सता रहा है, उपभोक्ता परेशान है। आपको बता दूं कि बिहार में स्मार्ट मीटर उपभोक्ता परेशान है, उनके लिए अपना बैलेंस चेक करना भी मुश्किल हो रहा है। ऐप काम नहीं करने की वजह से इस बात की जानकारी नहीं मिल पा रही है कि राशि नेगेटिव हो गई है या फिर कुछ बैलेंस बचा है। न ही बिजली की खपत का अंदाजा लगाया जा सकता है। वजह यह है कि बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप काम नहीं कर रहा है। ये स्थिति 28 अक्टूबर से बनी हुई है, जो अभी भी जारी है। राशि माइनस में जाने पर बिजली गुल होने की चिंता उपभोक्ताओं को सता रही है। स्मार्ट मीटर ऐप में आ रही दिक्कतों के बाद विभागीय स्तर से ये घोषणा की गई है कि जब तक ऐप सही तरीके से काम नहीं करेगा तब तक भुगतान से संबंधित मामलों में किसी भी उपभोक्ता की बिजली नहीं काटी जाएगी। इस घोषणा से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। इसके बावजूद भी ऐप के काम नहीं करने के कारण वे खपत के अनुसार अनुमानित अग्रिम राशि से रिचार्ज कराने से बच रहे हैं। बिहार विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और फिर जनता को गोलबंद करने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी कड़ी में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी अजित सिंह ने बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ विवादित बयान दिया है। आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया। बयान यह था कि जब तक सनातन बहुमत में है तब तक लोकतंत्र मजबूत है। गिरिराज सिंह के इस बयान पर पत्रकारों ने जब आरजेडी प्रत्याशी अजित सिंह से सवाल पूछा तो उन्होंने गिरिराज सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि ये पागल है, बहुत बड़ा गधा है। जब हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य था उस समय भी सनातन बहुमत में था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर विभिन्न तरह की भाषा, संस्कृति, धर्म, विभिन्न तरीके के लोग हैं। जब इनकी एक साजिश है विविधता को खत्म करना और फिर धर्म को एक रूप में ले आना। इन लोगों का एक ही मकसद है, वर्चस्ववादी ताकत है। ये सब चाहता है कि कैसे भी अपना वर्चस्व इस देश के अंदर बना रहे। ये वही सब गैंग है जो अंग्रेजों के पीछे पीछे घूमता था और राष्ट्र कैसे लूटे टूटे पहले भी साजिश करता था। जब देश के लिए लड़ने की बारी आती थी तो फिर ये गैंग अंग्रेजों के तलवे चाटता था। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये सब विदेशी सीआई का एजेंट है। यहाँ पर दुनिया भर में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो चाहती है कि पूंजीपतियों का शासन पूरी दुनिया में रहे। धर्म का हम लोग भी बहुत सम्मान करते हैं, इतना ज़्यादा उनको कभी भी राजनीतिक जीवन में नहीं लेकर आते हैं। अपने भगवान को राजनीतिकरण करके लोगों के बीच में वोट मांगना, ये तो सबसे घटिया राजनीति हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह एक बार फिर से कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर हैं। उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर के राहुल गांधी पर हमला बोला है। गिरिराज सिंह सनातन और हिंदुत्व को लेकर के दिए गए बयानों की वजह से आए दिन मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। अब उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर के एक बार फिर से राहुल गांधी और फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। दरअसल इन दिनों वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर के तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। इसकी वजह से सियासी नेता भी लाभ लेने के लिए ऐसे बयानों का भरपूर फायदा उठाते हैं। गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से वक्फ बोर्ड को लेकर के राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कहिए न कह दे कि पूरा देश और संसद भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर ही बनी है। राहुल गांधी तो वक्फ बोर्ड के बहाने देश में गृहयुद्ध करवा देना चाहते हैं। गिरिराज सिंह ने कुछ दिनों पहले बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली थी। इस यात्रा को लेकर के विपक्ष ने गिरिराज सिंह की बहुत आलोचना की थी। जब उनकी यात्रा 18 अक्टूबर को भागलपुर से शुरू हुई थी और फिर 19 अक्टूबर को कटिहार, 20 अक्टूबर को पूर्णिया, 21 अक्टूबर को अररिया और 22 अक्टूबर को किशनगंज पहुंच करके समाप्त हुई और यहाँ पर जहर उगल करके चले गए। गिरिराज सिंह ने वक्फ बोर्ड पर निशाना साधते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड लैंड माफिया है। वक्फ बोर्ड पर हमला जारी रखते हुए गिरिराज सिंह ने बिहार के फतवा का उदाहरण देकर के समझाते हुए कहा कि बिहार के फतवा में वर्षों से हिंदू रह रहे हैं और उस पर दावा किया जाता है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। उन्होंने आगे कहा कि इनका पता नहीं ये कब कह दे कि संसद से लेकर के पूरा देश वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। गिरिराज सिंह ने ये कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि ये लोग वक्फ बोर्ड के तहत देश में गृहयुद्ध कराने की साजिश रच रहे हैं। जी हाँ, कहते हैं ना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। दरअसल किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंड के अंतर्गत भात गांव पंचायत के नेमूगुड़ी निवासी मोहम्मद मंजूर आलम को बिहार सरकार ने बिहार वक्फ ट्रिब्यूनल के जज यानी कि पीठासीन पदाधिकारी के पद पर नियुक्त किया है। तो वर्तमान में मोहम्मद मंजूर आलम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज यानी कि जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मधुबनी के पद पर पदस्थापित है। आपको बता दूं कि इस पद के लिए 3 नामों
नामों का पैनल हाईकोर्ट द्वारा सरकार को भेजा गया था। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हरी झंडी मिलने के बाद इस संबंध में सरकार ने मोहम्मद मंजूर आलम के नाम से नोटिफिकेशन जारी कर दिया, यानी कि अधिसूचना जारी कर दिया। जब मोहम्मद मंजूर आलम किशनगंज जिले एवं शुरजापुरी बिरादरी के पहले जज हैं जो इस पद के लिए आसीन हुए हैं। इस संबंध में इनकी सेवा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार पटना को सौंप दी गई है। मोहम्मद मंजूर आलम के इस पद पर आसीन होने पर पूरे क्षेत्र वासियों में खुशी की लहर है। वहीं पर पूर्व विधायक कोचाधामन मास्टर मुजाहिद आलम और मंत्री नौशाद आलम, जिला औकाफ कमेटी सेक्रेटरी प्रोफेसर बुलंद अख्तर हाशमी, एडवोकेट इंतशार आलम, शफीकुर रहमान, जदयू प्रदेश महासचिव प्रहलाद सरकार सहित अन्य लोगों ने इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभार जताया है और किशनगंज वासियों को बधाई भी दी है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हाँ, कहते हैं ना कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। दरअसल आपको पता होगा कि हमारे किशनगंज सीमांचल में किस कदर गरीबी है और यहाँ पर लोग बमुश्किल 10वीं 12वीं किसी तरीके से कराते हैं और उसके बाद फिर पढ़ाई बंद कर देते हैं और घर की जिम्मेदारी उठाने लग जाते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो उच्च शिक्षा हासिल कर पाते हैं। ऐसे में अगर कोई इन सबसे अलग हट करके एक ऐसे काम करते हैं जिसको लोग जल्दी सोचना तो दूर की बात, लोगों को मालूम भी ना हो, तो फिर ये बहुत बड़ा काम हो जाता है। ऐसे ये किशनगंज ठाकुरगंज की बेटी है जो अंतर्राष्ट्रीय फैशन वीक में भाग लेने वाली है। ये आपको बता दूं कि किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंड के डिमहाट गांव निवासी हकीम साहब की साहबजादी सदफ नवाज का गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फैशन वीक में अपनी डिजाइनर ड्रेस का प्रदर्शन करने के लिए सिलेक्शन हुआ है। यानी कि किशनगंज की बेटी अब फैशन की दुनिया में भी अपना कदम रख दिया है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे क्षेत्र में फैशन इंडस्ट्री में जाने तो बहुत दूर की बात, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को फैशन के बारे में पता भी नहीं होगा कि फैशन भी एक इंडस्ट्री है जहाँ से कैरियर बनाया जा सकता है। ऐसे में उस जगह से उठ करके अगर कोई इस इंडस्ट्री में पैर रखते हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीय फैशन वीक में अपना जलवा बिखेरते हैं, तो ये बहुत ही कमाल की बात है और क्षेत्र के लोगों के लिए खुशी की बात है। आपको बता दूं कि किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंड के डिमहाट गाँव निवासी हकीम साहब की बेटी सदफ नवाज अब गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फैशन वीक में शामिल हुए हैं, जहाँ पर सदफ नवाज की कामयाबी को लेकर के पूरे जिले भर में से दुआएं हो रही है और मुबारकबाद दिया जा रहा है। आपको बता दो कि सदफ नवाज इस फैशन वीक में अपने डिजाइन को प्रस्तुत करेंगे और दिखाएंगे और साथ ही साथ क्षेत्र सीमांचल का भी नाम रोशन करेंगे। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।